हेलो एवरीवन, माय नेम इज हितेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जहां पे मैं आपको करवा रहा हूं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। और हम लोग इस समय एनसीईआरटी जो कर रहे हैं वो है 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी, जिसके 4 चैप्टर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं 5th चैप्टर, जिसका टाइटल है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। पिछली वीडियो में मैंने आपसे कुछ सजेशंस मांगी थी, कुछ फीडबैक आपसे मांगी थी। कई सारे बच्चों को सजेशन आया कि सर आप चैप्टर में एमसीक्यूज इंक्लूड किया करें। तो मैंने क्या किया है, आज के सेशन में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब पता क्या है, वो सारे के सारे क्वेश्चन यूपीएससी में पहले पूछे जा चुके हैं। तो मेरे ख्याल से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन होंगे जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। और आई होप इस चैप्टर के बाद देखिए, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप इस चैप्टर से इंक्लूड नहीं कर सकते हो, मतलब सोल्व नहीं कर सकते। कुछ को कर सकते हो, कुछ को नहीं कर सकते। लेकिन वो सारे के सारे क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं ना, वो सभी क्वेश्चन नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ वाले चैप्टर से ही आए हैं। चाहे वो 9th के स्टैंडर्ड से आए हैं, कुछ 10th के स्टैंडर्ड से आए हैं, कुछ 11th और कुछ 12th से भी आए हैं। लेकिन मतलब यूनिट एक ही है, टॉपिक एक ही है, क्वेश्चन जो है वो अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। उसमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो करंट अफेयर से उठा के पूछे गए हैं। तो मैंने सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया है। जिन क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं उनको सोल्व कीजिए, जिसको सोल्व अभी नहीं कर सकते फ्यूचर की क्लासेस के लिए उसका आप रख सकते हो। लेकिन यहां पे कैच है, मैंने किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं दिया हुआ है। आपको सिर्फ क्वेश्चन दिए हुए हैं, थोड़ा सा आपने खुद भी हार्ड वर्क करना है। तो कुछ चीजें मैंने आपके असाइनमेंट के लिए छोड़ दी हैं। क्वेश्चन आपके सामने होगा, उसका आंसर आप गूगल वगैरह करिए या जहां से भी देखिए, फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि दोस्तों, जो सेल्फ स्टडी होती है ना, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। तो थोड़ा सा जब सेल्फ स्टडी करोगे ना, अपने नोट्स में आप उन क्वेश्चंस को लिख सकते हो, उनके आंसर्स को लिख सकते हो, एक्सप्लेनेशन को भी लिख सकते हो। अगर आप इंटरनेट पे डालोगे तो आपको उनके एक्सप्लेनेशन आसानी से इजीली मिल जाएगा। तो थोड़ा सा काम आप मेहनत करिए, थोड़ी सी मेहनत आपके बिहाफ पे हम लोग कर लेते हैं। तो आपका और हमारा जब बिल बैठेंगे दो यार, तो डेफिनेटली सक्सेस तो आपको मिलनी ही है। ठीक है, चलिए ज्यादा डिले नहीं करते हैं, आज की काम की सीधी बात करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वेजिटेशन का मतलब होता है कि जब हम लोग प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। कहीं पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, कहीं पे डेसिडस फॉरेस्ट होते हैं, कहीं पे भैया घास भी होती है, कहीं पे थॉर्न्स होते हैं। अलग अलग तरह की वेजिटेशन जो है वो अलग अलग जगह पे पाई जाती है। और इंडिया तो माशाल्लाह इतनी डाइवर्स कंट्री है, यहां पे सभी तरह की वेजिटेशन आपको देखने को मिल जाती है। क्योंकि वेजिटेशन किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, वेजिटेशन डिपेंड करती है वहां की सोइल के ऊपर, सनलाइट के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, ऑल्टीट्यूड के ऊपर, प्रेसिपिटेशन के ऊपर। और भगवान की दया से ये सारी की सारी चीजें इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग क्वांटिटीज में पाई जाती हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, इंडिया में अलग अलग तरह की वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग तरह की वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी। यहां पे आपको मार्सिस और श्रब्स भी मिलते हैं, यहां पे आपको थोर्नी श्रब्स भी मिलती हैं, यहां पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलते हैं, यहां पे आपको डेसिडियस फॉरेस्ट भी मिलते हैं, यहां पे आपको मैंग्रोव भी मिलते हैं, यहां पे आपको फ्लावरिंग प्लांट्स भी मिलते हैं। नाम लीजिए बस आप, सभी कुछ इंडिया में अवेलेबल है। और जब इतनी ज्यादा प्लांट डाइवर्सिटी होगी तो क्या वहां पे एनिमल डाइवर्सिटी नहीं होगी, जिसे हम लोग कहते हैं वाइल्ड लाइफ, कहते हैं वाइल्ड लाइफ। तो आज इसी के बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में यहां पे पढ़ने वाले हैं। क्या कहता है, कहता है कि हमारी कंट्री इतनी यूनिक है कि दुनिया में जो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज पाई जाती हैं उसमें से एक इंडिया है। हालांकि जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल है, जो ये डिसाइड करता है, आप उसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, अकॉर्डिंग टू दैट दुनिया में 17 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज हैं। पहले 12 थी, अभी इसको अपडेट कर दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी में क्योंकि 12 बता रखी हैं तो हम लोग 12 के हिसाब से ही चलेंगे। तो ये 12 जो मेगा डाइवर्स कंट्री है ना दोस्तों, इन्हीं कंट्रीज के अंदर दुनिया की ऑलमोस्ट सारे स्पीसीज पाए जाते हैं। एक तो यहां पे इंडिया हो गया, कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे यहां पे पेरू है, ब्राजील है, मेडागास्कर है, कोलंबिया है, मैक्सिको है, चाइना है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, ठीक है, पेरू है, ये इक्वाडोर है। ये कुछ कंट्रीज हैं जो हमारी यहां पे मेगा डाइवर्स कंट्री हैं। इन्हीं में से इंडिया भी एक पार्ट है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आगे क्या कहता है, कहता है इंडिया में 47,000 टाइप के प्लांट स्पीसीज पाए जाते हैं।
47,000 प्लांट स्पीसीज। एक पॉइंट आपके लिए यहां पे इंपॉर्टेंट है। और दुनिया में इंडिया का जो है 10वां स्थान है, और एशिया में 4th कंट्री है इंडिया जहां पे इतनी ज्यादा प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं। इन प्लांट स्पीसीज में 15,000 जो इंडिया में प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं वो फ्लावरिंग स्पीसीज हैं, मतलब जिनके ऊपर सीड्स आते हैं, फल फ्रूट आते हैं, इस तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। आर गेटिंग दिस पॉइंट? जो दुनिया का 6% कवर करता है। देखो इंडिया में कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। दुनिया का 6% फ्लावरिंग प्लांट सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, दुनिया का 10वें नंबर पे। उसके अलावा इंडिया में बहुत सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, ठीक है। दुनिया में जैसे फर्न्स हो गया, अलगे हो गया, फंगी हो गया, ये सब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें, इंडिया में लगभग 90,000 तरह के एनिमल स्पीसीज पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इंडिया को एक मेगा डाइवर्स कंट्री डिक्लेयर किया हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि एक्चुअली ये नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है, जिसे आप प्राकृतिक वनस्पति कहते हो। देखिए नाम में ही लिखा हुआ है नेचर, यहां पे इंसान को इंक्लूड मत कीजिए। तो ऐसी कोई भी वनस्पति, ऐसी कोई भी वेजिटेशन जहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है, जो नेचर में अपने आप ही ग्रो करती है, वहां की सोइल के हिसाब से, ऑल्टीट्यूड के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, अगर आप उस जगह को खाली छोड़ दोगे ना 200-400 साल के लिए, तो जो वेजिटेशन वहां पे ग्रो होती है उसे कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या कहता है? कहता है नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by humans for a long period of time। मतलब ऐसी वेजिटेशन जिसमें इंसान ने कोई हेल्प नहीं की है ग्रो करने में, और ना ही इंसान ने किसी तरह का इंटरफेरेंस किया है, और उसको बहुत लंबे समय तक अनडिस्टर्ब छोड़ा हुआ है, उसको तंग नहीं किया है, परेशान नहीं किया है, उसे कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। इसे आप वर्जिन वेजिटेशन भी कह सकते हो, वर्जिन वेजिटेशन भी कह सकते हो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर मेरे एरिया में तो राइस कल्टीवेशन होता है, कोई बोलेगा मेरे एरिया में तो जो है बैम्बू होता है, कुछ लोग कहेंगे मेरे एरिया में तो व्हीट ग्रो किया जाता है, कुछ कहेंगे मेरे यहां पे तो सनफ्लावर ग्रो किया जाता है, तो क्या वो भी नेचुरल वेजिटेशन है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, वो पूरी तरह से ह्यूमन इंटरफेरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। चाहे किसी भी तरह की आप एग्रीकल्चर करो, चाहे आप हॉर्टिकल्चर करो, चाहे फ्रूट्स वगैरह लगाओ, आप राइस कल्टीवेशन करो, व्हीट कल्टीवेशन करो, जो भी करो भैया, दैट इज नॉट योर नेचुरल वेजिटेशन। गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये आपको समझना है। कहता है द वर्जिन वेजिटेशन और द नेचुरल वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन, उसको कहा जाता है एंडेमिक और इंडिजेनस स्पीसीज, जो सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं, दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते, उसे कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। उसके अलावा कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जो हम लोगों ने बाहर से हम लोग लेके आए हैं, उन्हें कहा जाता है एक्सोटिक स्पीसीज। कई बार जो है इनको इन्वेजिव स्पीसीज भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल आपको देता हूं यूकलिप्टस। तो यूकलिप्टस का जो एक्चुअली ट्री है वो इंडिया का एंडेमिक नहीं है, इसे हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, तस्मानिया से, वहां से लेके आए थे, और आजकल आप देखते हो कि सड़क के दोनों किनारे जो है आपको यूकलिप्टस ट्री पाया जाता है। तो ये एक्सोटिक स्पीसीज है, या फिर आप इन्वेजिव स्पीसीज इसको कह सकते हो, ठीक है। वो यहां पे बात कर रहा है, कहता है फ्लोरा किसके लिए यूज किया जाता है? प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। फौना किसके लिए यूज किया जाता है? एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। फ्लोरा मतलब फ्लावर से आप इसको याद रख लो, फ्लावर तो पेड़ के ऊपर ही लगता है ना, तो इसीलिए फ्लोरा मतलब फ्लावर मतलब प्लांट्स, और बच गया आपका फोना मतलब एनिमल। अब देखो, जो आपकी एनिमल डाइवर्सिटी होती है या फिर आपकी प्लांट डाइवर्सिटी होती है, कई सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। वैसे आपको पहले से पता ही है, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे लैंड के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। किस तरह की लैंड है वहां पे? क्या वहां पे माउंटेनियस एरिया है, या वहां पे कोई प्लेटू एरिया है,
या वहां पे जैसे हमारा गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, इस तरह का प्लेन एरिया है, क्या वो ड्राई है, क्या वो वेट है, इन सारी चीजों के ऊपर फर्क पड़ता है कि वहां पे किस तरह का वेजिटेशन आपको मिलेगा। जैसे मान लो फर्टाइल लैंड है, जैसे मान लो आप वेस्ट बंगाल में, बिहार में, यूपी में, हरियाणा, पंजाब में जाते हो तो यहाँ पे काफी फर्टाइल लैंड है ना, और लेवल भी है, प्लेन है, तो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इंटेंसिव एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। उसके अलावा जो रफ टेरेन होती है ना, उबड़ खाबड़ होती है, तो वहां पे आपको घास वास देखने को मिलेगा जनरली। तो लैंड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वहां पे किस तरह की वेजिटेशन और फ्लोरा और फोना आपको पाया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, दूसरा कह लो या पहला भी कह लो, कोई ऐसा प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं है, ये सारे फैक्टर एक साथ काम करते हैं। बात करते हैं मिट्टी की, सोइल की, तो सोइल के ऊपर भी डिपेंड करता है वहां पे कैसी वेजिटेशन होगी। गेटिंग दिस पॉइंट? अगर सैंडी सोइल है, डेजर्ट टाइप की सोइल अगर आपको पाई जाती है, तो वहां पे आपको एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट थोड़े ही मिलेंगे, वहां पे आपको तो थोर्नी बुशिस मिलते हैं, कांटे वांटे वाले झाड़ियां मिलेंगी या कांटेदार मिलेंगे, जैसे कैक्टस वगैरह हो गया, ये आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप डेल्टा रीजन में जाओगे तो वहां की सोइल जो है अलग तरह की होती है। डेल्टा रीजन में क्योंकि बहुत ज्यादा क्ले पाया जाता है, जो सेडिमेंट्स होते हैं बहुत माइन्यूट पाए जाते हैं, तो वहां पे आपको मैंग्रोव ट्रीज देखने को मिलेंगे। अगर आप माउंटेन्स में जाते हो, हिल स्लोप्स के ऊपर जाते हो, क्योंकि हिल स्लोप्स के ऊपर क्या होता है, बहुत थिक सोइल नहीं पाई जाती है, थिन सोइल पाई जाती है, तो वहां पे आपको अलग तरह के ट्रीज देखने को मिलेंगे, कोनिकल ट्रीज देखने को मिलेंगे, राइट। तो कैनिफरस ट्रीज देखने को मिलेंगे, स्पर्स, ब्रूस वगैरह इस तरह के पेड़ आपको देखने को मिलते हैं। तो सोइल के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कैसी आपकी सोइल है। एक फैक्टर होता है यहाँ पे क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंदर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर आपकी वेजिटेशन को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, क्योंकि टेम्परेचर होगा तो उसी के हिसाब से वहां पे प्रेसिपिटेशन भी होगी, राइट। और प्रेसिपिटेशन डायरेक्ट रिलेशन करता है आपकी ट्री या प्लांट लाइफ के साथ। अगर प्रेसिपिटेशन अच्छा खासा है और टेम्परेचर भी अच्छा खासा है तो वहां पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अगर आपका रेनफॉल कम है, प्रेसिपिटेशन कम है, तो वहां पे डेजर्ट टाइप की वेजिटेशन आपको देखने को मिलती है। और आपकी प्रेसिपिटेशन के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर आपकी सोइल फॉर्मेशन भी डिपेंड करती है। जैसे मान लो कोई रॉक है, अगर वहां पे हाई टेम्परेचर होता है तो डेफिनेटली उसका ब्रेकडाउन भी ज्यादा होगा, उसके अंदर वेदरिंग होगा तो वहां पे सोइल फॉर्मेशन भी उसी तरह से होती है। तो ये सारे के सारी चीजें जो है फैक्टर आपस में मिलके काम करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी से डायरेक्टली रिलेशन होता है और ह्यूमिडिटी का प्रेसिपिटेशन से होता है और सोइल से होता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये आपकी मैटर करती हैं। कहता है जैसे हिमालयन स्लोप है तो वहां पे आपको ठंडी पाई जाती है, पेनिनसुला में इतनी ज्यादा ठंडी आपको नहीं मिलती है, प्लेन एरिया में इतनी ज्यादा ठंडी आपको नहीं मिलती है ना, उसी के हिसाब से वहां पे वेजिटेशन भी ग्रो होती है। कहता है कि 915 मीटर के बाद जब आप ऊपर ज्यादा हाइट पे जाते हो तो वेजिटेशन बहुत ज्यादा लश ग्रीन नहीं होती है, क्योंकि टेम्परेचर कम होने लगता है ना यार, तो उस टेम्परेचर में जो थिक वेजिटेशन होती है वो सर्वाइव नहीं कर पाती है, ठीक है। ये कहता है, देखिए जब आप किसी पहाड़ी एरिया में जाते हो, मान लो ये 915 मीटर तक आप गए, 915 मीटर तक आपको मिलती है ट्रॉपिकल टाइप की वेजिटेशन मिलती है, ट्रॉपिकल टाइप की, क्योंकि 950 तक जो है आपका टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज्यादा पाया जाता है। तो जहां पे टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा होता है वहां पे पाई जाती है ट्रॉपिकल टाइप ऑफ वेजिटेशन। जैसे ही आप 1915 से ऊपर जाते हो तो वो आपकी चेंज हो जाती है, किसमें, सब ट्रॉपिकल में चेंज हो जाती है। थोड़ा सा और ऊपर जाते हो तो वो टेम्परेट में चेंज हो जाती है, थोड़ा सा और ऊपर जाओगे अल्पाइन में चेंज होती रहती है। तो जैसे जैसे आपकी हाइट इंक्रीज होती रहती है आपकी वेजिटेशन का कैरेक्टर भी चेंज होता रहता है। ये टेबल आपने याद रख लेना है, और अगर कभी मेंस में इस तरह का क्वेश्चन आए तो इस टेबल का आप थोड़ा सा यूज कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। कहता है देखिए ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और अल्पाइन, इसको टेम्परेचर के हिसाब से यहाँ पे किया हुआ। इस देखिए 20 वाले कॉलम आप छोड़ भी सकते हो, सिर्फ आप इसको और इसको याद रख लीजिए, ठीक है। कहता है कि जब टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है तो वहां पे आपको ट्रॉपिकल टाइप की वेजिटेशन और ट्रॉपिकल एरिया आपको देखने को मिलता है। हम यहाँ पे लैटिट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर आपका लैटिट्यूड के हिसाब से भी डिक्रीज इंक्रीज हो सकता है और आपका ऑल्टीट्यूड के हिसाब से भी हो सकता है। जब टेम्परेचर 17 डिग्री और 24 डिग्री के बीच में होता है तो इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। जब 7 डिग्री और 17 डिग्री के बीच में होता है इसे कहते हैं टेम्परेट जोन। और जब 7 डिग्री से नीचे होता है, मीन एवरेज कह रहा है वो, मीन एनुअल एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो वहां पर मिलती है अल्पाइन टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलती है।
ठीक है। जनवरी के टेम्परेचर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप देख सकते हो। तो जो ट्रॉपिकल जोन होते हैं वहां पे किसी तरह का फ्रोस्ट आपको देखने को नहीं मिलता है कभी भी। फ्रोस्ट मतलब देखो, मैंने पहले आपको बता रखा है, जब आप सर्दियों में कई बार सुबह सुबह उठते हो तो आपकी जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं या फिर जो वाटर होता है उसके ऊपर बिल्कुल बारीक थिन सी एक आपको व्हाइट कलर की लेयर सी नजर आती होगी, है ना, जिसे कहते हैं फ्रोस्ट। तो ट्रॉपिकल एरियाज में कभी भी आपको फ्रोस्ट देखने को ऐसा नहीं मिलता है, जहां पे टेम्परेचर हमेशा 24 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है। विंटर में मिल सकता है, ठीक है, कभी कभी, लेकिन मतलब ओवरऑल जो है नहीं मिलता। सब ट्रॉपिकल में कभी कभी मिलता है, ठीक है। टेम्परेट में कभी कभी मतलब मिल जाता है, ज्यादातर मिल जाता है। और अल्पाइन में तो आपको टोटली जो है वो स्नो कवर होता है, तो इसमें तो यहाँ पे कोई बताने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो टेम्परेचर से ही एक और वेरिएशन हमारा आ जाता है, कौन सा आ जाता है, फोटो पीरियड, मतलब सनलाइट। सनलाइट, हमारे जो ट्रीज होते हैं वो डायरेक्टली सनलाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि इनको फोटोसिंथेसिस करना होता है। ज्यादा सनलाइट आएगी तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा मतलब वो अपने लिए ज्यादा फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ज्यादा फूड प्रोड्यूस करने का मतलब वो ज्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो सनलाइट का ट्री की ग्रोथ के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। जितना ज्यादा सनलाइट होगा उतनी ही ज्यादा उनकी ग्रोथ होती है, उतने ही लंबे होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ही ये यहाँ पे पूरी बात कर रहा है, ठीक है। कहता है, देखिए कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है, कहता है फाइंड आउट व्हाई आर द सदर्न स्लोप्स इन हिमालयन रीजन कवर्ड विद थिक वेजिटेशन कवर एज कंपेयर टू द नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ द सेम हिल्स। क्या कहता है, हिमालय वाले रीजन में, जैसे मैं आपको यहां पे कैसे दिखाऊं इसको बना के, हाँ देखिए कुछ कुछ बना सकते हैं हल्का फुल्का। जैसे मान लो ये जो है, क्योंकि यार ये 2D है, क्योंकि हम लोग 2D बना रहे हैं, आपको 3D में थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। क्या कहता है, कहता है कि जो हिमालय है ना आपका, इसका जो सदर्न स्लोप है यहाँ पे थिक वेजिटेशन पाई जाती है, लेकिन इसका जो नॉर्दर्न स्लोप है वहां पे थिक वेजिटेशन नहीं पाई जाती है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन थोड़ा अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे इमेजिनेशन आपका काम आएगा। आई होप आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हो। देखिए ये पूरे का पूरा हमारा ग्लोब है, ये हमारा जाता है इक्वेटर, ये आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर आप इंडिया की बात करें तो जैसे मान लो मैं इंडिया की यहाँ पे बात करूं, ठीक है, अगर इंडिया की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आ जाता है हमारा हिमालय, थोड़ा देख सकते हो आप, हिमालय आ जाता है। आपका जो सन है, सन, वो सन कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर नहीं जाता है, यू वेरी वेल नो दैट। सन हमेशा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही ट्रेवल करता है। अब आप एक बात चीज को सोचिए कि आपका जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, थोड़ा सा इसको अगर आपको करना है अपडेट तो ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि मिडिल में से जाता है यहाँ। तो आपका जो सन की मैक्सिमम पोजीशन है वो कहां है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। अब यहां से आप इमेजिन करिए, हिमालय के जो सदर्न स्लोप है, मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ है, तो सनलाइट तो भैया वहीं आएगी ना। जो दूसरे स्लोप हैं दूसरी तरफ, वहां पे सनलाइट थोड़ी जाएगी, वहां पे तो शैडो रीजन होगा, छाया होगी वहां पे, तो है ना, शैडो पड़ेगी। तो जहां पे सनलाइट कम होगी तो वहां पे वेजिटेशन भी कम होगी। तो हिमालय के सदर्न स्लोप पे सनलाइट ज्यादा होती है, इसीलिए यहां पे वेजिटेशन भी थिक होती है। हां, अगर 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 सन हिमालय के दूसरी तरफ जाता तो डेफिनेटली नदन स्लोप के ऊपर भी वेजिटेशन होता, है ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सन कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जाता ही नहीं है, इसीलिए सदर्न स्लोप्स पे सनलाइट खूब पड़ती है लेकिन नदर्न स्लोप पे सनलाइट होती नहीं। दैट इज द रीजन। कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब मजा आ गया, ठीक है, मुझे बताने में मजा आ गया, आपको शायद समझने में मजा आ गया होगा, तो उसके बारे में ये बात कर रहा है ये तो। और प्रेसिपिटेशन का रोल तो क्या ही बताएं, है ना, प्रेसिपिटेशन का तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जब जून जुलाई अगस्त सितंबर के बीच में जब साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में एडवांस करती है तो उस समय हर जगह आपको हरियाली देखने को मिलती है। अगर आप आज बाहर जाओगे कभी सड़क पे इधर उधर, आपको हर पेड़ जो है वो हरा भरा नजर आता है, क्योंकि खूब सारा मॉइस्चर होता है, खूब सारा रेनफॉल होता है। लेकिन जब आप विंटर में जाओगे तो उस समय आपको इतना हरियाली देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली डेसिडियस काइंड ऑफ वेजिटेशन पाई जाती है, तो पत्ते वत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं। पत्ते क्यों झड़ते हैं, क्योंकि मॉइस्चर कम हो जाता है एयर के अंदर, सोइल के अंदर। अभी आजकल तो खूब सारा मॉइस्चर है तो पेड़ों को चिंता ही नहीं है, खूब सारा ग्रो करते हैं, हीट भी मिलती है, मॉइस्चर भी मिलता है ना, बारिश भी होती रहती है, तो खुश हैं। और जो कोई खुश होता है तो वो डेफिनेटली ग्रो करता ही है ना। तो प्रेसिपिटेशन तो खैर बहुत बड़ा फैक्टर है ही। डेजर्ट में आप जाओगे तो वहां पे ना प्रेसिपिटेशन होती और ना ही बेचारों के पास खाना बनाने के लिए जहाँ भोजन होता, तो इसीलिए वो वहां पे थोर्नी जो है प्लांट्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी बात कर रहे हैं। कहता है
हैव यू एवर थॉट एज टू व्हाई फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बींग्स? हमारे लिए पेड़ पौधे जंगल इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी ये सब पता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होती हैं, क्वालिटी हमारे एनवायरनमेंट की इंप्रूव करते हैं, लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन को मॉडिफाई करते हैं भैया, स्लो सोल इरोजन को रोकते हैं, स्ट्रीम फ्लो को रेगुलेट करते हैं, इंडस्ट्री के लिए जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, लिवलीहुड प्रोवाइड करवाते हैं लोकल कम्युनिटीज को, है ना, सीनिक ब्यूटी प्रोवाइड कराते हैं जिससे टूरिज्म वगैरह डेवलप होता है, विंड फोर्स को भी कंट्रोल करते हैं, तो आंधी वांधी जो स्टॉर्म्स आते हैं उनके इंपैक्ट को भी कम करता है, और को रेनफॉल को भी कोज करते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ये कोई बताने की जरूरत नहीं है कि फॉरेस्ट के क्या क्या यूज होते हैं, यू वेरी वेल नो दैट। हमारी जो सोइल होती है उसको ह्यूमस प्रोवाइड करवाता है, उसको फर्टिलिटी प्रोवाइड कराता है, जो वाइल्ड लाइफ होती है उनको शेल्टर प्रोवाइड करवाता है, भाई उनका तो घर वही होता है तो उनको तो शेल्टर प्रोवाइड कराएगा ही, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो फॉरेस्ट को हम लोग चेंज कर रहे हैं अपने क्योंकि ह्यूमन डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, चाहे वो एग्रीकल्चर समझ लीजिए, चाहे माइनिंग की वजह से, चाहे इंडस्ट्री की वजह से, हम जंगलों की कटाई ज्यादा से ज्यादा करते आ रहे हैं, जो कि एक कंसर्न का विषय है। कंसर्न का विषय कहता है द वेजिटेशन कवर इन ऑफ इंडिया इज इन लार्ज पार्ट इज मोर देन द नेचुरल इन द रियल सेंस, क्योंकि बहुत सारी चेंज हम लोगों ने कर दी है। आजकल इंडिया में जो अपने आसपास आप देखते हो वेजिटेशन, ये नेचुरल नहीं है यार। इसमें से 70-80% तो हम लोगों ने बाहर से इंक्लूड की हुई है, हमने पूरा ही सिस्टम चेंज कर दिया है। अगर आपको नेचुरल वेजिटेशन देखने को देखना है तो आप हिमालय वाले रीजन में जाइए, क्योंकि वहां पे जो वेजिटेशन है वो मोस्टली अनडिस्टर्ब्ड है बहुत सालों से, या फिर आप मरुस्थल में जा सकते हो, वहां पे भी अनडिस्टर्ब्ड है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि दिल्ली में, हरियाणा, पंजाब में आपको नेचुरल वेजिटेशन मिलेगा, तो आप भूल जाइए, बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, गेटिंग दिस पॉइंट। कहता है एक रिपोर्ट इन्होंने यहाँ पे दे रखी है, इस रिपोर्ट को टेबल को आपने पढ़ना है। ये इंडिया जो है फॉरेस्ट कवर यहाँ पे बता रखा है, तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013-14 है ये। इसमें अलग अलग स्टेट दिए हुए हैं, उन स्टेट के हिसाब से यहाँ पे फॉरेस्ट कवर दिया हुआ है। इसको देख के आपने कुछ क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। आपने बताना है कि कौन से स्टेट के अंदर परसेंटेज वाइज जी के मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है। तो आपने टॉप 4 स्टेट्स की लिस्ट बनानी है परसेंटेज वाइज, और टोटल एरिया वाइज भी आपको बनानी है कि टॉप 4 स्टेट्स कौन से हैं एरिया वाइज, जिसके अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है। फिर आपने एक यूटी की लिस्ट भी बनानी है कि कौन कौन सी यूटीज हैं, टॉप 4 यूटीज बनानी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ होम असाइनमेंट आपके लिए है, आप इसको डेफिनेटली कर सकते हो। एग्जाम में वो आपसे कई बार पूछ लेता है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो थैंक्स टू दिस क्लास, मुझे थैंक यू बोल देना, चाय वाय पिला देना, ठीक है, मैं खुश हो जाऊंगा, आप भी खुश हो जाओगे। खैर, बात करते हैं टाइप ऑफ वेजिटेशन की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर 5 तरह की वेजिटेशन इसने यहाँ पे कैटेगराइज की हैं। पहली आती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, फिर आती है ट्रॉपिकल डेसीडियस, फिर आती है ट्रॉपिकल थॉर्न, फिर आती है मोंटेन, और फिर आती है मैंग्रोव। इसको हम लोग पहले भी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा फोकस यहाँ पे करूंगा नहीं, हल्का फुल्का जितना इसने बताया हुआ उतना ही बात करने की कोशिश करेंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एवरग्रीन मतलब फॉर एवरग्रीन, जो हमेशा हरा भरा रहता है, उसको कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ये आपका इक्वेटर पे भी पाया जाता है, अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में करवाया था। क्यों पाया जाता है वहां पे? क्योंकि भैया पेड़ पौधों को क्या चाहिए यार, 2 चीजें चाहिए, हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल। हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल जहां पे होगा वहां पे आपको हरे भरे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, है ना। पीने के लिए इनको पानी चाहिए, भोजन बनाने के लिए इनको सनलाइट चाहिए, और सोइल तो वहां पे होती ही है, तो वहां पे मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इंडिया में आप वो जगह फाइंड आउट कर लीजिए जहां पे हाई टेम्परेचर होता है, हाई रेनफॉल होता है। रेनफॉल मतलब आप 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा रेनफॉल की मैं बात कर रहा हूं। जहां पे इंडिया में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होता है ऑन एन एवरेज, आपको इस तरह के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। और ये कहां पे होता है? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग रेनफॉल वाला कर चुके हैं चैप्टर, पिछला चैप्टर, तो आपको ये पता है कहां कहां पे पाया जाता है। वेस्टर्न घाट में, राइट, अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में, आसाम में भी पाया जाता है जहां पे हैवी रेनफॉल होता है, मेघालय में पाया जाता है भैया, है ना। तो पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, मोस्टली पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, वहां पे आपको इस तरह की वेजिटेशन देखने को मिलती है। तमिलनाडु कोस्ट पे भी कहता है, क्योंकि तमिलनाडु कोस्ट पे समर में और विंटर में दोनों में रेनफॉल होता है, दोनों में रेनफॉल होता है। गेटिंग दिस पॉइंट। उसके अलावा इतने, अब देखो
जब इतना टेम्परेचर होगा, इतना रेनफॉल होगा, तो डेफिनेटली पेड़ पौधे खुश होंगे, और जब कोई खुश होता है तो बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है। तो ये जो पेड़ होते हैं ना, वो काफी ऊंचे होते हैं, 60 मीटर से भी ऊंचे हो सकते हैं। और कभी यहाँ पे भरपूर मात्रा में टेम्परेचर और रेनफॉल होता है, इसलिए तरह तरह की वेजिटेशन यहाँ पे डेवलप होती है। हर लेवल पे आपको वेजिटेशन देखने को मिलती है। तो मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ग्राउंड पे आपको ग्रास देखने को मिलेगा, थोड़ा और ऊपर जाओगे आपको झाड़ियां वाड़ियां देखने को मिलेंगी, थोड़ा और ऊपर जाओगे आपको यंग ट्री देखने को मिलेंगे, थोड़ा और ऊपर जाओगे आपको डेंस लंबे लंबे ट्रीज देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि इस डायग्राम में दिखा रखा है, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है वेजिटेशन का, है ना। तो पहले आपको श्रब्स जो है, झाड़ियां वाड़ियां देखने को मिलेंगी, आपका फिर जो है यंग ट्री देखने को मिलेंगे, आपको ना बड़े बड़े ट्रीज जो है वो देखने को मिलते हैं मैक्सिमम हाइट तक। तो जिस भी हाइट पे आप जाओगे, आपने वहां पे कुछ ना कुछ वेजिटेशन आपको पाई जाती है। देख, कोई कमी तो है नहीं भैया, कमी हो तो पेड़ नहीं होंगे। सोइल वहां पे फर्टाइल है, टेम्परेचर भरपूर है, रेनफॉल भरपूर है, तो कमी नहीं है। एवरग्रीन है, एकदम फॉर एवर आपको वो पाए जाते हैं। अब यहां पे एक चीज आपको देखने वाली है कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ना, ये भी दो तरह के होते हैं। एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं। एवरग्रीन का मतलब क्या होता है ऑलरेडी आपको पता है। एवरग्रीन वो फॉरेस्ट होते हैं जो हमेशा हरे भरे होते हैं, यानी कि ये जो जंगल होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर सीजन में अपने पत्ते नहीं झाड़ते हैं। कुछ इस महीने झाड़ते हैं, कुछ अगले महीने, कुछ उससे अगले महीने, कुछ अगले महीने, कुछ तो झाड़ते ही नहीं है। इसीलिए आपको हमेशा हरा भरा नजर आता है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट भी दो तरह की कैटेगरी पे डिवाइड किए गए हैं। एक होते हैं मॉइस्ट और एक होते हैं कंपैरेटिवली ड्राई। गेटिंग दिस पॉइंट? तो मॉइस्ट मतलब जहां पे रेनफॉल थोड़ा सा ज्यादा होता है, और ड्राई मतलब जहां पे रेनफॉल कंपैरेटिवली कम होता है, उसको कहते हैं आप लोग ड्राई एवरग्रीन। एज सच इसको ड्राई एवरग्रीन बोलते नहीं है, लेकिन ठीक है, कभी कभी जो है इस कैटेगराइजेशन को कई बार यूज किया गया है। इस एनसीईआरटी में तो शायद यूज भी नहीं किया गया इस कैटेगराइजेशन को, खैर हाँ, क्योंकि इसमें नहीं यूज किया गया तो हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बेसिकली आपके दो तरह के होते हैं। जनरली जो तमिलनाडु वगैरह के अंदर पाए जाते हैं वो ड्राई एवरग्रीन होते हैं, और जो हिमालय में या फिर आपका वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं वो जनरली मोइस्ट टाइप के एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। अगली क्लास में करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है। खैर, अब हम लोग जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे किस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कौन से तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, है ना, एंड सिंचोना, इस तरह की आपको यहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, कमर्शियली भी इंपॉर्टेंट होते हैं ये। ठीक है, नाव वगैरह और फर्नीचर वगैरह बनाने में यूज किया जाता है इनको। और जो वाइल्ड लाइफ हमें पाई जाती है, जैसे एलिफेंट, मंकी, लेमूर, डियर वगैरह, वन ऑन राइनो आसाम में पाया जाता है। आप कमेंट सेक्शन में करके मुझे बताओ कि जो वन ऑन राइनो होता है, इसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से नेशनल पार्क में पाई जाती है? एक तो क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन को ये बताना है, इसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी कौन से नेशनल पार्क में पाई जाती है? दोनों में फर्क है। हिंट आपको दे देता हूं कि दोनों के दोनों आसाम में एग्जिस्ट करते हैं। कौन से हैं आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करते हैं। डेसिडियस का मतलब समझ ही गए होंगे। डेसिडियस का मतलब होता है पत प्लस झड़, मतलब ये किसी पर्टिकुलर सीजन में अपने पत्ते झाड़ देते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं पतझड़। अब आप सोच के देखिए, किसी भी पेड़ पौधे को वो अपने पत्ते झाड़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि भैया वहां पे मॉइस्चर कम हो जाता है, इसीलिए, एज सिंपल एज दैट। अगर वो पत्ते रखेगा तो उसको मॉइस्चर रिलीज करना पड़ेगा, अगर वहां पे पानी ही नहीं होगा तो वो पत्ते झाड़ देगा अपने बेचारा, क्योंकि उसको सर्वाइव करना है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं पतझड़, डेसिडियस फॉरेस्ट। इंडिया में मोस्टली डेसिडियस फॉरेस्ट ही पाए जाते हैं, क्योंकि इंडिया में जो मेजर रेनफॉल होता है वो मॉनसून के महीने में होता है। अदरवाइज तो इंडिया ऑलमोस्ट ड्राई ही होता है ना। 80% से ज्यादा रेनफॉल तो इंडिया में मॉनसून में होता है, बाकी तो ड्राई होता है। और ड्राई में क्या करेंगे, पेड़ पौधे अपने पत्ते झाड़ देते हैं, एज सिंपल एज दैट, है ना। इसीलिए इंडिया में ज्यादातर डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और इसीलिए इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है। मॉनसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है। अब ये कहां पे पाए जाते हैं? जहां पे 200 सेंटीमीटर से लेके 70 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल होता है। ठीक है, अब इसको जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे एवरग्रीन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होता है मॉइस्ट डेसिडियस और एक होता है ड्राई डेसिडियस। मॉइस्ट डेसिडियस वहां पे होते हैं जहां पे, मॉइस्ट का मतलब
ह्यूमिड, मॉइस्ट का मतलब जहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा रेनफॉल होता है उसे कहते हैं मॉइस्ट। तो 200 और 70 डिग्री की जो ये 70 सेंटीमीटर की जो कैटेगरी है इसको दो में डिवाइड किया गया है। एक होता है 200 से लेके 100 सेंटीमीटर और दूसरा होता है 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर। तो जो 200 और 100 के बीच में होता है यहाँ पे पाए जाते हैं मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। एग्जाम्पल जैसे फुटहिल्स ऑफ हिमालय, याद रखना आपने ये, झारखंड, वेस्ट ओडिशा, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। ध्यान रखो, वेस्टर्न स्लोप पे क्या था, एवरग्रीन, ईस्टर्न स्लोप पे क्या है, डेसिडियस। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पेड़ होता है वो होता है टीक। टीक के अलावा साल, शीशम, सैंडलवुड, खेर, कुसुम, अर्जुन, है ना, बहुत सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए तो ये है आपका यहाँ पे एक मैप, जिस मैप में रेनफॉल के अकॉर्डिंग आपके फॉरेस्ट को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो जो बिल्कुल डार्क ग्रीन है ये है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन। इस ट्रॉपिकल एवरग्रीन में भी अगर आप डिवाइड करने लगोगे तो ये जो वेस्टर्न स्लोप होता है वेस्टर्न घाट का, यहाँ पे पाए जाते हैं मोइस्ट, और जो ईस्टर्न स्लोप होता है यहाँ पे पाए जाते हैं ड्राई डेसिडियस। ठीक है, तो ये वाला रीजन जो हिमालय का फुट हिल है या उड़ीसा वाला थोड़ा पार्ट है, छत्तीसगढ़ झारखंड वाला पार्ट है, यहाँ पे मोइस्ट डेसिडियस पाए जाते हैं, और ये जो बाकी बचा हुआ एरिया है यहाँ पे आपका पाया जाता है ड्राई डेसिडियस, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल भी कम होता है। जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट को यहाँ पे देखो, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, अगर आप अरुणाचल वाले रीजन को छोड़ दो ऊपर वाले को थोड़ा सा, तो ये बाकी सारा नॉर्थ ईस्ट में आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट ही पाया जाता है, क्योंकि भैया रेनफॉल खूब सारा होता है यहाँ पे। तो जिस तरह से रेनफॉल होता है उसी के अकॉर्डिंग आपकी वेजिटेशन को भी कैटेगराइज यहाँ पे किया गया है। ठीक है, वही इसके बारे में बात कर रहा है। अब देखिए, तो ड्राई डेसिडियस का मैंने आपको बता दिया, मॉइस्ट डेसिडियस का बता दिया। ड्राई डेसिडियस मतलब जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है, जैसे आपका पेनिनसुलर प्लेटू में ये पाया जाता है ना, बिहार के कुछ रीजन्स में, उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन में आपको ये पाया जाता है। तो टीक, साल, पीपल, नीम वगैरह यहाँ पे ग्रो होता है। कुछ जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट, लिजर्ड, स्नेक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं थोर्नी फॉरेस्ट के बारे में। तो जैसे नाम में ही लिखा हुआ है थोर्नी, तो पत्ते तो यहाँ पे नहीं मिलेंगे, पत्ते कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कांटों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 70 मीटर या उससे कम का रेनफॉल जहाँ पे पाया जाता है वहां पे आपको थोर्नी फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। कहाँ पे, जैसे गुजरात में, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ रीजन्स में, कुछ रीजन छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा वगैरह में ये आपका पाए जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे रेनफॉल काफी कम होता है। कुछ अगर आप पेड़ों की बात करो, श्रब्स की बात करो, तो आपको अकाशिया, पाम, ठीक है, यूफोर्बियस और कैक्टी वगैरह आपको यहाँ पे पाया जाता है। और ये काफी स्कैटर्ड होता है ना, घने नहीं होते हैं, अलग अलग काफी स्कैटर्ड होता है, मतलब इनके बीच में काफी स्पेस होता है। ठीक है, तो वो पाए जाते हैं। और लंबे लंबे इनकी जड़ें होती हैं, रूट्स बहुत लंबे होते हैं, क्योंकि पानी तो बहुत नीचे होता है ना, वाटर लेवल, तो उस वाटर लेवल को नीचे से खींचने के लिए तो भैया रूट्स लंबे चाहिए। अब सरफेस के पास थोड़ी पानी होता है, पानी होता है नीचे जाके 10 फीट पे, 15 फीट, 50 फीट पे होता है, तो इनकी जड़ें होती हैं वो भी लंबी लंबी होती हैं, 2 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर तक चली जाती हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? उसके अलावा जो इनकी जो वाटर को कंजर्व करने की इनके अंदर पावर होती है। अगर आप कभी कैक्टस के पेड़ को काट के देखो बीच में से, तो उसके अंदर अगर आप देखोगे आपको लेदरी टाइप का ना, वैक्सी टाइप का कुछ सब्सटेंस मिलता है, क्योंकि वहां पे ये पानी को कंजर्व करता है बुरे वक्त के लिए। ठीक है, क्योंकि बारिश तो वहां पे होती नहीं है, तो उस समय वो उससे थोड़ा बहुत पानी लेता रहता है। ठीक है, तो थोर्नी फॉरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, हॉर्सेस एंड कैमल्स वगैरह आपको पाए जाते हैं। अगर थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे आप, जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, वहाँ पे आपको लिजर्ड्स देखने को मिलते हैं, स्नेक्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए ये आपको दिखा रखा है थोर्नी फॉरेस्ट पे कैक्टस वगैरह आपको देखने को मिलता है, कीकर के पेड़ आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पे। ठीक है, बात करते हैं माउंटेन फॉरेस्ट की। माउंटेन मतलब माउंटेन, माउंटेन की बात कर रहा है, तो जहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में आपको ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि जब जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड भी ऊपर जाते रहते हो, टेम्परेचर कम होता रहता है ना, तो इस बात को तो आपको पहले से पता ही है। तो जिस तरह से आप माउंटेन के ऊपर जाते रहते हो, आपको अलग अलग तरह की वेजिटेशन देखने को मिलती है, जिसे कहते हैं सक्सेशन। सक्सेशन मतलब एक के बाद एक वेजिटेशन, फिर दूसरे टाइप की वेजिटेशन, फिर तीसरे टाइप की वेजिटेशन, फिर चौथे टाइप की वेजिटेशन, इसे सक्सेशन कहते हैं। जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो, कहता है कि जब आप 1000 मीटर से 2000 मीटर के बीच में होते हो, तो आपको वेट जो है, वेट टेम्परेट
ठीक है, इस तरह के पेड़ पौधे आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। जब आप 1500 मीटर से लेकर 3000 मीटर के बीच में जाते हो तो वहां पे आपको फॉरेस्ट टी देखने को मिलते हैं, जैसे पाइन, देवदार, है ना, इस तरह के सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर, इस तरह के पेड़ पौधे आपको देखने को मिलते हैं। जब आप 3000 से 3600 मीटर के बीच में जाते हो आपको टेम्परेट ग्रासलैंड मिलती है, ग्रासलैंड, ठीक है, जहां पे जो लोकल कम्युनिटी में जो रहने वाले लोग होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, वहां पे अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाते हैं टेम्परेट ग्रास में, क्योंकि टेम्परेट ग्रास दोस्तों काफी न्यूट्रिशियस होती है, तो अगर आप 3600 मीटर से ऊपर की तरफ जाते हो तो आपको वहां पे अल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलती है, जैसे सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइन्स, बर्च वगैरह देखने को मिलती है। और इसे थोड़ा सा और ऊपर जाओगे, जब 4500 मीटर से ऊपर जाओगे तो आपको एकदम अल्पाइन टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलती है, क्योंकि ऊपर स्नो लाइन शुरू हो जाती है, बर्फ पड़ती है, तो बड़े बड़े पेड़ पौधे तो आपको डेफिनेटली नहीं मिलेंगे ना, तो आपको जो है वहां पे लाइकन्स और मोजीज, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं, चरवाहे जैसे गुज्जर हो गए, बकरवाल्स हो गए, अपनी भेड़ बकरियों को वहाँ पे चराने के लिए लेके जाते हैं अल्पाइन ग्रासलैंड्स में या फिर टेम्परेट ग्रासलैंड्स में, ऊपर वाली चोटियों पे जाते हैं, स्पेशली समर्स में, और विंटर में वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, जैसे कश्मीरी स्टैग, कश्मीर का जो है नेशनल एनिमल, स्टेट एनिमल भी है ये, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटीलोप, याक, स्नो लेपर्ड, है ना, ये भी आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो है शेड्यूल 1 के अंदर इसको मेंशन किया गया है। स्क्विरल्स आपको अलग अलग तरह के देखने को मिलती हैं, बेयर आपको, पांडा आपको देखने को मिलता है, शीप, गोट्स एक्सेट्रा। तो ये नाम थोड़ा सा आपने देख लेना है। इनमें से जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं वो आपने याद कर लेने हैं अपने एग्जाम के परस्पेक्टिव से, और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में दिए हुए हैं वो भी आपने याद करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट में। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां पाए जाते हैं? आपका कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं बेसिकली, ठीक है, जहां पे बहुत सारी मड होती है, सिल्ट होती है, क्योंकि जो रिवर्स होती हैं बहुत सारा सेडिमेंट वो पहाड़ों से लेके आती हैं, और धीरे धीरे वो सब जो सबसे ज्यादा सिल्ट होती है, मतलब सबसे ज्यादा जो बारीक सेडिमेंट्स होते हैं, उसको वहां पे जाके डिपॉजिट कर देती है कोस्टल एरिया में। और कोस्टल एरिया में लगातार टाइड्स भी आती हैं, तो उसी हिसाब से वहां की वेजिटेशन डेवलप हो गई है, जिसे कहते हैं मैंग्रोव वेजिटेशन। तो मैंग्रोव टाइप के फॉरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो वहां पे आपको देखो इस तरह के फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, जिनकी जो जड़ें होती हैं ना, वो कुछ जड़ें जो है वो पानी से ऊपर होती हैं, कुछ जड़ें पानी के नीचे होती हैं। इनमें एक अजीब से तरह की ये क्वालिटी होती है, क्योंकि वहां पे जो एयर होती है ना, उसके अंदर भी बहुत सारा सोल्ट होता है। तो इनकी जड़ों में या ये जो पेड़ होते हैं, इनके अंदर एक खास क्वालिटी होती है कि एयर में से सोल्ट को निकाल लेती हैं और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। बड़ी शानदार ये इनके अंदर चीज होती है। एक यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है इसकी, बोलते हैं वीवी पैरी, उसको बोलते हैं वीवी पैरीसी भी बोल सकते हैं, कई सारे नाम होते हैं इसके। बड़ी बड़ी अजीब सा है यहाँ पे। देखिए क्या होता है कि जब ये पेड़ के ऊपर से जब कोई सीड यानी कि कोई बीज होता है वो नीचे गिरता है, तो वो नीचे पानी में नहीं गिरता है, मतलब गिर जाएगा पानी में भी, लेकिन जो पानी में गिरेगा वो ग्रो नहीं करता है। तो इनमें से कुछ सीड जो हैं वो या तो जड़ों के ऊपर अटक जाते हैं या ऐसे कहीं टहनियों के ऊपर ही अटक जाते हैं, क्योंकि नीचे पानी तो सोल्ट ही होता है और सोल्ट के अंदर वो ग्रो करेंगे नहीं। तो ये जो सीड होते हैं वो टहनियों के ऊपर ही ग्रो करते हैं। एक बार जब वो थोड़ा सा ग्रो कर लेते हैं तो फिर वो आके नीचे गिरते हैं, फिर वो सर्वाइव कर सकते हैं। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है ना यहाँ पे। खैर, तो ये पूरी पूरी चीजें होगी। तो मैंग्रोव आपको कहां पाए जाते हैं? जहां पे डेल्टा रीजन होगा, जैसे कृष्णा, गोदावरी, गंगा, महानदी, कावेरी वगैरह, यहाँ पे आपको मैंग्रोव ट्रीज पाए जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली सुंदरी ट्री पाया जाता है, तो इसलिए उसको आप सुंदरबन जो है फॉरेस्ट भी बोल देते हो, सुंदरबन डेल्टा आप उसको बोल देते हो। कौन कौन से प्लांट्स बेसिकली यहाँ पे पाए जाते हैं? पाम, कोकोनट, ठीक है, अगर वगैरह पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर भी यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स जो है, स्नेक्स वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए माउंटेन का इसने बताया है कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो ऑल्टीट्यूड में, आपकी वेजिटेशन भी चेंज होने लगती है। ठीक है, सबसे नीचे आपको ट्रॉपिकल वेजिटेशन मिलती है, फिर आपको जो है वहां पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलती है, फिर आपको टेम्परेट मिलती है, टेम्परेट ग्रासलैंड मिलती है, थोड़ा और ऊपर जाते हो आपको अल्पाइन वेजिटेशन मिलती है। धीरे धीरे वो भी चेंज होता रहता है, जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स जो है फॉरेस्ट से हम लोग यूज करते हैं। इवन आयुर्वेदा के अंदर तो 2000 टाइप के प्लांट्स बताए गए हैं जो आप मेडिसिन के पर्पज के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन जनरली 2000 में से हम लोग 500 मेडिसिन प्लांट को रेगुलरली तौर पे यूज करते हैं, रेगुलर तौर पे यूज करते हैं। ठीक है,
कहता है कि द वर्ल्ड कंजर्वेशन जो यूनियन है उसकी जो रेड लिस्ट होती है, आईयूसीएन की रेड लिस्ट की बेसिकली ये बात कर रहा है, उसमें 352 मेडिकल प्लांट्स को जो है आइडेंटिफाई किया गया है, जिनमें से 52 क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, 49 एंडेंजर्ड हैं और बाकी बचे हुए नॉन थ्रेटेंड हैं। कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट्स की ये बात कर रहा है, ठीक है, सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार, है ना। देखिए अपने घरेलू जो नुस्खे होते हैं, दादी के नुस्खे, उसमें हम लोग बहुत बार हल्दी का यूज करते हैं, नीम का यूज करते हैं, तुलसी का यूज करते हैं, है ना। ये कोई हमारी जिंदगी में आम चीजें हैं, तो डेफिनेटली इनको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अगर आपको चोट वगैरह लग जाती है तो आप हल्दी का दूध पीते हो, है ना। कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो नीम की पत्ती रगड़ के लगा देते हैं। ये हमारी आयुर्वेदा जो है हमारी लाइफ का सदियों से हिस्सा रहा है। बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की, तो हम लोगों ने बहुत सारी बात कर ली प्लांट्स के बारे में। बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की, तो 90,000 तरह के स्पीसीज जो है वो इंडिया में पाए जाते हैं, जिनमें से 2000 तरह के स्पीसीज जो है वो बर्ड स्पीसीज पाए जाते हैं, जो दुनिया का लगभग 13% होता है। यहाँ पे मछलियां की स्पीसीज जो है लगभग 2500 के लगभग जो है फिश की स्पीसीज पाई जाती हैं, जो दुनिया का 12% होता है, ठीक है। उसके अलावा जो दुनिया के एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, उसका भी 5 से 8% इंडिया कवर करता है। मतलब इंडिया कहने का मतलब ये काफी ज्यादा रिच है बायोडाइवर्सिटी के मामले में, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो फ्लोरा हो, चाहे वो फोना हो, ठीक है। एलिफेंट जो है बहुत मैजेस्टिक है, उसके बारे में बात कर रहा है। कहाँ पे पाया जाता है एलिफेंट? बेसिकली आसाम में, कर्नाटका में, केरला में। वन ऑन राइनोज की बात कर रहा है ये, है ना। कहाँ पे पाए जाते हैं? आसाम में पाया जाता है, जो आपका वहाँ पे मानस है या पवित्रा है, वहाँ पे नेशनल पार्क्स में पाया जाता है। उसके अलावा रन ऑफ कच्छ में जो है आपको क्या मिलता है? वाइल्ड एस मिलता है। और वहाँ पे आपको जो है लायन भी मिलता है, लायन। ये तो एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। कहाँ? हाँ, ये रहा, देखो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। जो गुजरात में गिर फॉरेस्ट है, दैट इज द ओनली होम ऑफ एशियाटिक लायंस, ठीक है। जो एशियाटिक लायंस होते हैं, जो बब्बर शेर होते हैं, वो गुजरात में पाए जाते हैं, गिर फॉरेस्ट में। ये यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके अलावा जो है टाइगर, वो मध्य प्रदेश में, सुंदरबन में, जो वेस्ट बंगाल में, लेपर्ड वगैरह सब जगह वो पाया जाता है। कुछ जो है यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है, देखिए वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स दिखा रखे हैं, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। जैसे पंचराम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कावल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना। उसके अलावा जैसे आपका जो है रणथंभौर नेशनल पार्क है, क्युलादियो नेशनल पार्क है, दुधवा है, कॉर्बेट है, राजाजी है, काजीरंगा है, मानस है ना। इस तरह की सारी चीजें आपने अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या करना है, इंडिया के जितने भी बायोडाइवर्सिटी रिजर्व हैं वो आपको टिप्स पे पता होने चाहिए, टिप्स के ऊपर। नेशनल पार्क्स भी आपको टिप्स पे वैसे तो पता होने चाहिए, लेकिन जो नेशनल पार्क्स के अंदर जो आपका टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व तो कम से कम आपको टिप्स पे होने चाहिए। टाइगर रिजर्व कौन कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं, कौन सी स्टेट को कवर करते हैं, कौन से टाइगर रिजर्व के अंदर कौन सी रिवर है जो फ्लो करती है, कौन से टाइगर रिजर्व के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है, ये आपको पता होनी चाहिए। कौन से टाइगर रिजर्व या बायोडाइवर्सिटी रिजर्व के अंदर अगर वहां पे कोई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। कौन से वाइल्ड लाइफ रिजर्व के अंदर, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व के अंदर या नेशनल पार्क के अंदर जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज पाए जाते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। कहां पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 है उसके स्पीसीज पाए जाते हैं शेड्यूल 1 वाले, वो सब आपके टिप्स पे होने चाहिए। इस बार भी क्वेश्चन आए हैं, पिछली बार भी क्वेश्चन आते रहे हैं, फ्यूचर में भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कम से कम आप उनको तो याद कर लो जो करंट अफेयर में होते हैं, जो न्यूज में होते हैं, ठीक है, उसको तो आप याद कर ही सकते हो, ठीक है। चलिए, अगर बर्ड्स की बात करो तो जैसे यहाँ पे पीकॉक हैं, फीजेंट हैं, डक्स हैं, है ना, पैराकीट्स हैं, वो सब पाए जाते हैं। तो दूध देने वाले भी बहुत सारे जानवर हमारे यहाँ पे इंडिया में पाए जाते हैं। फिश भी बहुत जगह पे पाई जाती है। वो सारी की सारी चीज़ें ये बात कर रहा है। उसके अलावा जो है कहता है कि अबाउट 1300 प्लांट स्पीसीज जो है इंडिया में वो एंडेंजर्ड हैं, जिनमें से 20 तो कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। तो हमारे यहाँ पे जो प्लांट लाइफ है, चाहे फ्लोरा हो चाहे फोना हो, उसके ऊपर खतरा है। क्यों खतरा है? बिकॉज हंटिंग और ग्रीडी हंटर जो है, पोल्यूशन भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एग्रीकल्चर वगैरह इंडस्ट्री की वजह से हम लोग जो है रेगुलस कटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। इंडिया में टोटल 18 बायोडाइवर्सिटी रिजर्व है जो आपको पता होने चाहिए, जैसे सुंदरबन, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, अमरकंटक वगैरह, ये सब आपका यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रिजर्व है। इसके अलावा और भी सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे
जो है आपका टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट राइनो है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्रोजेक्ट है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे ली गई हैं। उसके अलावा इंडिया में 103 नेशनल पार्क्स हैं, 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। वैसे तो ये इसको आप अपडेट कर लेना, ठीक है, ये चेंज हो चुका है, बट ठीक है, थोड़ा सा काम आप भी कर लीजिए। इंडिया में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं। साइबेरियन क्रेन है, वो आती है रन ऑफ कच्छ के अंदर, वहाँ पे अंडे देती हैं, बच्चे पैदा करती हैं। फ्लेमिंगो जो है बहुत ब्यूटीफुल एक जानवर होता है, बर्ड होता है, वो भी माइग्रेटरी बर्ड है, सेंट्रल एशिया से आता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ बच्चों ने एमसीक्यू बोला था, तो देखिए 4 एमसीक्यू तो ये हैं, 1, 2, 3 और 4। इनको ध्यान से पढ़िए, स्क्रीन को स्टॉप कीजिए, इनको ध्यान से पढ़िए, कमेंट सेक्शन में इनका आंसर दीजिए, अपनी नोटबुक में लिखो, लिखने के बाद इनका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करो। उसके अलावा कुछ और एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे आपके लिए एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। देखिए, ये एमसीक्यू हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो इस एनसीईआरटी से कवर हों, लेकिन आने वाली क्लासेस में हम जब और ज्यादा वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, वहां से डेफिनेटली मोस्टली क्वेश्चन यहां से हैंडल हो जाते हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन यूपीएससी के हैं। तो आपने क्या करना है, स्क्रीन को यहाँ पे पॉज करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। एक ये सिंपल सा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा विद रेफरेंस टू द स्टेट मेंशन्ड अबव इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट कवर। जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, फॉरेस्ट कवर के बारे में ये बात कर रहा है ना। कहता है कि अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, मिजोरम, इन विच ऑफ द अबव स्टेट डू द ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। देखिए, उसके बारे में हम लोगों ने अभी बात किया था, है ना। ध्यान रहेगा आपको सबको। ये देखिए, जो जो चीजें हम लोगों ने यहाँ पे की है ना, वही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो बहुत मजेदार चीज है एनसीईआरटी। जब आप बात करते हो स्पेशली हिस्ट्री और ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी होती है ना, इसमें अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, अच्छे से मतलब अच्छे से कर लिया, पढ़ना नहीं है, अंडरस्टैंड करना है ना। रीडिंग में और अंडरस्टैंडिंग में बड़ा फर्क होता है। अगर आपने अंडरस्टैंड करके एनसीईआरटी को कर लिया, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की, आपके 70 to 80% क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट कवर हो जाते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में। और अगर थोड़ा सा अगर आपका दिमाग अगर रिसर्च करने टाइप का है, अगर एनालिसिस टाइप का है, तो बहुत सारे क्वेश्चन मेंस वाले भी हैंडल हो जाते हैं। तो इसीलिए एनसीईआरटी की जो सीरीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप रुक रुक के उसको देख सकते हो ना, एक बार में देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा 10-10, 15 मिनट के ब्रेक में भी देख सकते हो, लेकिन देखना जरूर है। आपने अगर पहले से एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है तब भी देखिए, और अगर बिल्कुल फ्रेशर्स हैं फिर तो देखना ही है। तो दिस इज ऑल फॉर द डे गाइज। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।